स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। फ्रांस में प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर की सरकार गिर गई है। पिछले 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में हार मिली है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद सरकार का गिरना निश्चित रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए एक झटका है, लेकिन 2027 से पहले उनकी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं दिखता, यानी कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कई महीनों से फ्रांस राजनीतिक उथल-पुथल का शिकार है। जुलाई में हुए संसदीय चुनाव के बाद बड़ी मशक्कत से बनी सरकार एक बार फिर मुंह के बल गिर गई है, जिससे फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। बजट में सामाजिक सुरक्षा में कटौती से शुरू हुए मामले ने प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की कुर्सी छीन ली। फ्रांस में पिछले 60 साल के दौरान पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है जब किसी भी पीएम को अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ना पड़ा। वाम दलों द्वारा लगाए गए प्रस्ताव का दूरदक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी ने समर्थन किया। वाम दल जहां राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, वहीं नेशनल रैली की नेता मरीन ले पेन इससे बचते हुए बीच का रास्ता अपनाती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने संतुलित बजट जैसे मुद्दों पर राष्ट्रपति के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य कारण बजट में टैक्स बढ़ाने और खर्चों में कटौती करने का फैसला है। बजट को लेकर गतिरोध बनता देख पीएम बार्नियर ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग कराए इसे पास करा लिया। इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। अब सरकार गिर जाने के बाद पारित बजट प्रस्ताव स्वयं निरस्त हो गया है, जिसके बाद मिशेल बार्नियर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन राष्ट्रपति मैक्रों ने उन्हें नई सरकार का गठन होने तक अपने मंत्रियों के साथ कार्यवाहक आधार पर पद पर बने रहने का निर्देश दिया है। रणनीतिक विशेषज्ञों ने 2025 का बजट पारित नहीं होने से देश के राजनीतिक अस्थिरता के एक नए युग में प्रवेश करने की भविष्यवाणी की है, जो राजनीतिक गतिरोध को और गहरा कर सकता है। जुलाई में हुए चुनाव में मध्यमार्गी और वामपंथी पार्टियों के तालमेल ने मैक्रो को बहुमत से दूर कर दिया था। वामपंथी दलों के पास कुल 193 सीटें हैं, जबकि 577 सीटों वाली असेंबली में बहुमत के लिए कम से कम 289 सीटों की जरूरत होती है। राष्ट्रपति मैक्रो की पार्टी दूसरे नंबर पर आई है, जिनके पास 164 सीटें हैं। अप्रवासी विरोधी माने जाने वाले दल दूरदक्षिणपंथी पार्टी तीसरे नंबर पर रही और उसके पास कुल 143 सांसद हैं। बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव के बाद सरकार का गिरना निश्चित रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए एक झटका है, लेकिन 2027 से पहले उनकी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं दिखता है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब, अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, जो कुछ फ्रांस में हुआ है, 3 महीने में ही वहाँ पर सरकार गिर गई, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सर, आप अपने सिस्टम को अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, धन्यवाद। पहले तो इसको 2 स्तर पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति मैक्रों की कितनी मुसीबतें बढ़ेंगी और फिर यूरोप को लेकर यूरोप को क्यों चिंता होनी चाहिए कि ये इस तरह से अस्थिरता बनी हुई है जो फ्रांस के अंदर। पहले तो लोग बहुत से आज राष्ट्रपति मैक्रों के इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं, हालांकि जैसे आपने कहा कि उनकी कुर्सी 2027 तक उसको कोई चिंता का विषय नहीं है, उनका कार्यकाल तब तक है। पर उनकी चिंता है कि इस संसद में, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को छोड़िए, किसी भी गठबंधन के पास भी एक तरह से सीधी बहुमत नहीं है, तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये उनके लिए चिंता का विषय है। और दूसरा चिंता का विषय ये है कि आज फ्रांस में करीब 60 अरब यूरो का बजट का घाटा है और ठीक उसी को सुधारने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बार्नियर से कोशिश करवाई थी कि खर्चे में कटौती और नए टैक्स लागू करके किस तरह से वो घाटा काबू में किया जाए, जो कि नहीं हो पाया। और पहले चुनाव हुए थे जुलाई में, पर सितंबर तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना पाए थे वो। और अब कब तक उनको इंतजार करना पड़ेगा नए प्रधानमंत्री को बनाने के लिए। और यदि 20 दिसंबर तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बनता है तो आपातकालीन तरीके से ये जो पिछले साल का बजट है वही उसको अगले साल 2025 के लिए भी पारित किया जाएगा। उसका मतलब है कि वो जो खर्चे पर कटौती करना चाहते थे या नए टैक्स लगाने चाहते थे वो नहीं हो पाएंगे जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं आते। तो ये तो हुई चिंता मैक्रोन की कि वो किस तरह से अपना देश चलाएंगे यहाँ,
कीमतें बढ़ती हुई नजर आती हैं, बजट का घाटा बढ़ता हुआ नजर आता है, उनके ऊपर कर्ज फ्रांस के ऊपर बढ़ रहा है। अब यूरोप की बात करें तो यूरोजोन में जर्मनी के बाद जर्मनी खुद अपनी खस्ता हालत में है, उनकी कोalition गवर्नमेंट गिर गई है, वो पहली इकोनॉमी है। और दूसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था फ्रांस है। तो यूरोजोन में यूरो पर क्या असर पड़ेगा सबसे पहले तो इसका। और दूसरा, यदि ट्रंप कहते हैं कि वो यूक्रेन की सहायता नहीं करेंगे और यूरोपीय देश मिलकर कुछ करना चाहते हैं, और इस वक्त फ्रांस और जर्मनी दोनों अस्थिरता के माहौल में निकल जाते हुए नजर आते हैं, तो यूक्रेन का समर्थन कौन करेगा, सपोर्ट कौन करेगा, रूस से कौन मुकाबले में खड़ा होगा। तो ये सब यूरोपीय देशों को भी आज चिंता होने लगी है। और तीसरी सबसे खास बात यह कि परसों शनिवार को पेरिस में 50 राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं, क्योंकि वहां कैथोलिक चर्च नोत्रडेम जो है वो एक बहुत बड़ी आग में भस्म हो गया था, उसका पुनर्आवरण होने वाला है इसी शनिवार 2 दिन बाद। और 50 राष्ट्राध्यक्ष वहां जब आएंगे तो जाहिर है कि विश्व के मीडिया की और उन राष्ट्राध्यक्षों की नजर और ध्यान पूरी तरह से जाएगा कि किस तरह से ये राजनीतिक अस्थिरता जो है वो आर्थिक व्यवस्था पर भी असर कर सकती है। और वो चिंता मुझे लगता है किस तरह से वो मेजबानी करेंगे उस बड़े एक इवेंट की, वो भी मुझे लगता है कि राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए एक चिंता का विषय है। इस सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है जो हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि यूरोप की हम बात करें तो वहाँ पर एक युद्ध चल रहा है और फ्रांस कहीं ना कहीं एक पक्ष में शामिल है वहाँ पर। हालांकि जो फ्रांस की भूमिका है वो थोड़ा सा उतनी यूक्रेन के साथ नहीं है जितनी दूसरे देश दिखाई देते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर सरकार का कमज़ोर होना, देश के अंदर पॉलिटिकल इस तरह की स्थिति का होना, ये क्या कुछ फर्क डालेगा? बिल्कुल फर्क डालेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि यूक्रेन युद्ध के शुरू होते ही सबसे पहले जो लगातार मुलाकातें करने की कोशिश की थी वो मैक्रोन नहीं की थी। उन्होंने बहुत शुरुआत की थी कि किसी तरह से युद्ध ये जल्द से जल्द खत्म किया जाए, और जब वो नहीं हो पाया तो उन्होंने लगातार पूरे यूरोप में एकमत बनाने की कोशिश की है कि यूरोप को अमेरिका पर केवल आधारित नहीं रहना चाहिए, यूरोप के देशों को अपना सोचना चाहिए कि किस तरह से रूस के जो विस्तारवाद जिसको वो कहते हैं, किस तरह से उसका मुकाबला कर सकते हैं, यूक्रेन को किस तरह से सहायता दे सकते हैं। और जो ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, उसको तो एक तरह से बहुत ही खास दोस्त मानते हैं अमेरिका का। तो यूरोपीय देश अपनी नजरिए में क्या करना चाहते हैं उसमें जर्मनी और फ्रांस का सबसे बड़ा एक तरह से योगदान रहता है। और अस्थिरता इस वक्त दोनों देशों में बनती हुई नजर आती है। तो उसके चलते भी मुझे लगता है यूरोप में स्थिरता, यूरोप में आर्थिक व्यवस्था अच्छे से चले, यूक्रेन युद्ध में सहायता हो, इन सब मुद्दों पर ये जो राजनीतिक अस्थिरता फ्रांस में है वो केवल राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए चिंता नहीं है, उनकी साख पर भी असर पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि परसों 50 राष्ट्राध्यक्ष वहां आने वाले हैं, तो फ्रांस के राष्ट्रपति की फ्रांस की साख पर इसका असर होता है, उनकी वृद्धि दर पर असर होता है, उनकी जितनी चिंताएं वो लगातार बनी रहेंगी आने वाले समय में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां और अपना खास विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।